तो इस वक्त AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार दौरे पर हैं। और ओवैसी साहब, मैं यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ हूं, लेकिन ओवैसी साहब बिहार में हैं। मिशन बिहार शुरू हो गया है AIMIM का, इसकी चर्चा यकीन जानिए दिल्ली तक है। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछ लेता हूं कि आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी हवा चल रही है? तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की, या फिर प्रशांत किशोर की? अब देखिए, ये काम तो सेफोलॉजिस्ट का है, वो ये बताएंगे। मगर जहाँ तक AIMIM पार्टी का सवाल है, हम लोग पूरी ताकत से काम करते आ रहे हैं और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ पर आवाम का, जनता का, उनकी मोहब्बत का, उनका जिस तरीके से वो बग़ैर बोले निकल कर आते हैं। और कई प्रोग्राम्स हमारे कल बहुत देर डिले हो गए ट्रैफिक की वजह से, तो 3-3, 4-4 घंटे रात में 11 बजे तक हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। नुक्कड़ सभा जनसभा में तब्दील हो जा रही है। तो हम अपनी पार्टी का कह सकते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बहुत अच्छा है। नहीं ओवैसी साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि भाई पूरे बिहार में तो आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, 5-6 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। और जिस तरह से आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो आपको किसकी हवा नजर आ रही है? मतलब लोग किसके फेवर में नजर आ रहे हैं? मौजूदा सरकार से क्या कोई नाराजगी है? महागठबंधन का पल्ला भारी नजर आ रहा है, या फिर इस बार तीसरा फ्रंट जो प्रशांत किशोर का है उसमें लोगों को उम्मीदें नजर आ रही? सबसे पहली बात तो यह कि आपको किसने कहा कि हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? तो हम जब जितनी सीट पर लड़ेंगे और उसका जब लिस्ट जारी होगी तो हो सकता है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ भी सकते हैं या कम सीट पर लड़ सकते हैं। तो कोई ख़तई तौर पर कोई फैसला, कोई हमारी पार्टी का फैसला हम खुद लेंगे। अब जहाँ तक आप सिर्फ 3 पार्टी का जिक्र कर रहे हैं जी, जबकि AIMIM पार्टी खुद एक ताकतवर मौक़िफ़ रखती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमको भी उसमें शामिल करेंगे। और मैंने फिर जो आपसे बात पहले कही थी कि जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, जहाँ तक हमारी पार्टी की मकबूलियत का सवाल है, जहाँ तक हमारी पार्टी के ताल्लुक़ से जनता में, आवाम में जो मोहब्बत है, वो तो गैर मामूली, वो तो कम नहीं हुई। बावजूद इसके कि राजद ने हमारे 4 MLAs को ख़रीद लिया, उन ज़मीर फरोशों को। इसके बावजूद भी हम जहाँ उन विधानसभा में जाते हैं, कल बहादुरगंज में थे, मैंने बेइंतहा वहाँ पर कामयाब हमारी नुक्कड़ सभाएँ, बल्कि नुक्कड़ सभा तो नहीं, वो से जनसभा हो गई जी। अभी हम जोकी में आए और जोकी में हाईवे के ऊपर एक जनसभा का माहौल बन गया, नुक्कड़ सभा नहीं थी। तो ये तो सब चीज़ें हैं, अभी तो बहुत जल्दी होगी। अभी ये तो आपको देखना नहीं। सही बात है, सही बात है। और ये बात बिल्कुल के ताल्लुक से ये जी बोलिए। एक मिनट, जो रूलिंग पार्टी नीतीश कुमार और BJP की है, लोगों में इस बात की बहुत शिकायत है, बहुत गुस्सा है कि उन्होंने करप्शन को आम कर दिया। कोई गरीब को कोई सहूलत नहीं मिलती जब तक कि वो रिश्वत ना दे, और करप्शन इतना बढ़ चुका है, तो एक यकीनन लोगों में गुस्सा भी है। अच्छा, ये बात हर किसी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थीं, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी। और बाद में 4 जो विधायक हैं आपके, वो RJD में चले गए। आप खुद ये कह रहे हैं कि RJD ने आपके विधायकों को खरीद लिया, और आज की तारीख में RJD वाले महागठबंधन में आप 6 सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं, 6 सीटें आप डिमांड कर रहे हैं। और महागठबंधन का अभी तक जो रुख नजर आ रहा है, कोई हामी उसके लिए भरी नहीं गई है। तो अगर महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? AIMIM अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, कई जिम्मेदार लोग हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब के पास आकर मिले और उनसे शिकायत की कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस करके चुनाव लड़ना नहीं चाहता, वो अपनी लीडरशिप में ही काम करना चाहता है। अच्छा, तो ये बात अख्तर साहब ने हमसे कही। हमने अख्तर ईमान साहब कहा कि भाई आप उनसे कहिए कि वो लिख कर लाएँ,
उस लेटर का पूरा कंटेंट वो लिख कर लाएं और आप साइन करके दे दीजिए लालू प्रसाद यादव साहब को। उन्होंने दे दिया। फिर बाद में तेजस्वी यादव ने हैरत अंगेज़ बात कही कि मुझे नहीं मालूम हुआ है। अरे भाई, जब घर में आपके पिता हैं तो पिता बड़ा है या बेटा बड़ा होता है? तो खैर वो घर का मामला है। तो हमने उनको भी लेटर लिख दिया और उसमें साफ कह दिया कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके थे, अगर आप सत्ता में आते तो हमको मंत्री पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को आप रोकिए, कोई कम्युनल राइट ना हो। अब अगर वो फैसला नहीं लेते हैं, वो उनकी मर्ज़ी, लेते हैं उनकी मर्ज़ी, मगर कम से कम बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को ये पता तो चल चुका है कि कौन बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना चाहता है और कौन उनको दोबारा सत्ता में लाना चाहता है। तो अभी तक यानी एआईएमआईएम के आपके इस ऑफर को तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हामी नहीं भरी? देखिए, मैं इतना ज़्यादा वक्त उस पर गैर ज़रूरी के सोचता क्यों रहूं? जो लोग हमसे जिम्मेदार लोग मिलने आए थे जी। हमने कह दिया कि हम तो तैयार हैं, लिख दिया, हमने बोल दिया। अब इससे बढ़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि अगर हमने बिहार के दरवाजे खोल दिए तो क्या आप हैदराबाद के दरवाजे खोलेंगे? आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इंडिया अलायंस में तो एमआईएम पार्टी नहीं है, वो इंडिया अलायंस में है। वो डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फ़ोन करके बोले कि हमको भी वहाँ पर सीट दे दें और वो हैदराबाद आएँ और तमाम यादव वोट को ले लें। कौन रोक रहा है उनको? देखिए, हमारे तो बिहार में यहाँ पर हमारे 5, बल्कि पहला एमएलए हमारा तो किशनगंज से जीता, फिर बाद में 5 हम लोग जीते। कई हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन हमारे नुमाइंदे जीते हैं पार्टी के, तो वो आए। वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम तो नहीं है। वो रेवंत रेड्डी साहब को या फिर कांग्रेस के बड़े नेता को बोल दें कि हमको भी आप तेलंगाना में दे दीजिए, आप आइए तेलंगाना। कौन रोक रहा है आपको? भाई, आपको रोक कौन रख रहा है? आइए तेलंगाना, लड़िए इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर पर अब थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने आपको ऑफर किया है, ये सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च तक सीमित माना जाए इसे, या फिर कोई आपको चिट्ठी भी मिली है? और अगर उन्होंने ऑफर किया है तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन में जाएंगे? ये आपसे किसने कहा कि जनाब प्रशांत किशोर साहब से इस तरह की कोई ऑफर आया है? हम ज़रूर हम उनको जानते हैं जी। एज अ सेफोलॉजिस्ट हमारी उनसे कई मरतबा मुलाकात भी हुई है। बल्कि हैदराबाद में जब तेलंगाना के असम्बली चुनाव हुए उस वक्त भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। और फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे वो उस वक्त भी हैदराबाद में थे, हम उनसे मिले ज़रूर। मगर बिहार के चुनाव के पस मंज़र में ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बताइए, मगर कुछ हुआ ही नहीं अभी। ये सवाल मैंने इसलिए किया ओवैसी साहब क्योंकि जन स्वराज पार्टी बनने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि इस बार सीमांचल के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो बदल गए हैं और इसीलिए एआईएमआईएम को भी महागठबंधन में जाने की दरकार है। अगर महागठबंधन की तरफ से दरवाजे नहीं खुलते हैं तो क्या प्रशांत किशोर के साथ एआईएमआईएम गठबंधन में जा सकती है? देखिए, एक बात जब दरवाज़ों को खुलने की बात है, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेगा तो वो दरवाजे, हर दरवाजे अल्लाह खोल देगा ना। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अभी से स्पेकुलेट करना, तो मैं तो आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, हम उनको जानते हैं, शुरू से मुलाकात हमारी हुई है, मगर बिहार के इलेक्शन के पस मंज़र में अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुई। तो आपने कोई डेडलाइन रखी है महागठबंधन के लिए? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं हुई है, कोई ऑफर भी नहीं आया है। महागठबंधन के लिए आपने कोई डेडलाइन रखी है क्या कि भाई इस तारीख तक हम इंतजार करेंगे और नहीं तो फिर उसके बाद हम अपना फैसला ले लेंगे? नहीं, देखिए, हमसे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे जी, वो हमने पूरा कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद मुख्तार हैं अपने पार्टी और अपने अलायंस का फ़ैसला लेने के लिए, हम खुद मुख्तार हैं अपनी पार्टी का फ़ैसला लेने के लिए।
तो अब हम किसी के फिराक में बैठे तो नहीं रह सकते ना, वो तो एक इश्क में होता है लड़का लड़की के, ये सियासत है। इलेक्शन हमारे सामने है, तो हम तो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा सवाल जिसका आपने कई बार सामना किया है, आपको एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और बिहार में जब आप सीमांचल में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरते हैं तो एक तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि भाई ये देखिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का काम ये कर रहे हैं बीजेपी के लिए। इस तरह के आरोपों पर आज की तारीख में बिहार के अंदर आपका ठोस जवाब क्या होगा? बकवास है, झूठ है, ये फ्रस्ट्रेशन की मिसाल है उन लोगों की। हालिया दिनों में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, हमने किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे बात की थी जी। कांग्रेस के उन नेताओं से पूछे बड़े बड़े जो हमसे कांटेक्ट किए थे, किसको वोट दिया हमने? 2004 से लेकर जबकि यूपीए की सरकार थी तो न्यूक्लियर डील में हमने उनका साथ दिया, मगर वही यूपीए की सरकार ने जब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम की, अमेंडमेंट किया, तो हमने उसके खिलाफ वोट दिया, अपोज किया। फिर जब 2019 में अमित शाह ने यूएपीए का और एक अमेंडमेंट लेकर आया ड्रैकोनियन, तो कौन साथ दिया उसका? देख लिए, रिकॉर्ड उठाकर देख ली कि कांग्रेस, राजद, इन लोगों ने किस 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 उस यूएपीए का साथ किसने दिया। भाई फैक्ट्स को देखिए, हमारी वजह से क्या तीसरी मर्तबा मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए? देखिए, याद रखिए इस बात को कि 2 मर्तबा नीतीश कुमार और राजद मिलकर इलेक्शन लड़े, दोनों फिर लड़ लिए और फिर उसके बाद बीजेपी को उन्होंने प्लेटर में रख के तोहफे में दे दिया बिहार। फिर 5 साल पहले ऐसे ही हुआ, फिर आए, फिर नीतीश कुमार से झगड़ा कर लिए या वो झगड़ा कर लिए और बीजेपी आ गई। तो क्यों नहीं कोई उन पर उंगली उठाता है कि तुम सत्ता में साथ आए और फिर तुम कैसे छोड़कर चले गए और फिर बीजेपी को तुमने सत्ता दे दी? तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है वो क्या क्या नाम पुकारते पुकार लो। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम डरते मजलिस से। और हम जो पैगाम दे रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ हो, हम ये पैगाम दे रहे हैं कि बिहार में हर समुदाय का, चाहे प्रकास्ट हो, ईबीसी हो, यादव समाज हो, दलित समाज में पासवान हो, मांझी हो, इन सब का नेता है। अगर 19% बिहार के मुसलमानों का कोई सियासी नेता बनेगा, लीडरशिप बनेगी, तो इससे देश मजबूत होगा, सबसे बड़ी माइनॉरिटी को एक ताकत मिलेगी, जमहूरियत में और यकीन बढ़ेगा, संविधान मजबूत होगा। हर समुदाय का नेता होगा, भूमियार का होगा, ब्राह्मण का होगा, राजपूत का होगा, अग्रवाल कम्युनिटी का होगा, यादवों का होगा, मगर मुसलमान समाज नहीं। आप सिर्फ वोट डालने की मशीन है, वोट डाल के घर में बैठ जाइए। तो फिर हम देख रहे हैं 50-60 साल में क्या क्या नहीं हो गया बिहार में। जी, अच्छा, आप सीमांचल को न्याय दिलाने की बार बार बात करते हैं और 2020 में जनता ने भरोसा किया भी, एआईएमआईएम पर 5 सीटें जिताई, लेकिन आपके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। तो कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि एआईएमआईएम के जो विधायक चुनकर आएंगे वो जनता की आवाज़ उठा पाएंगे एआईएमआईएम में रहते हुए ही? अब तो ये सवाल भी लोगों के जहन में होगा ना कि भाई इनको वोट देकर जिताएं, पता चला ये आरजेडी चले गए। देखिए, नहीं तो ये सवाल जो है आप कांग्रेस से, शिवसेना से और अभी जो शरद पवार के एनसीपी, उनसे पूछेंगे आप? ये सवाल आप कर्नाटका के कांग्रेस से पूछेंगे, जहां पर बीजेपी ने इनके विधायक को खरीद लिया था। जब कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होता है तो उस वक्त इंडिया अलायंस को लगता है कि संविधान खतरे में आ गया, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। और जब हमारे 4 विधायक को खरीदते हैं तो क्या कोई गांधीयन काम किया आपने? जनता, इन्होंने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है, ओवैसी को नहीं दिया है। इन्होंने उन गरीब मजलूम आवाम को धोखा दिया, उन नौजवानों को धोखा दिया, उन किसानों को धोखा दिया जो सीमांचल की इंसाफ के लिए, सीमांचल की खुशहाली के लिए उनको वोट दिया था। तो हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है, जारी रहेगी, और जनता खुद जिन लोगों ने धोखा दिया उनको सबक सिखाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ओवैसी साहब, आखिरी सवाल आपसे। आजकल आपने देखा होगा जगह जगह एक अलग ही तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कुछ लोग आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और उसके जवाब में अब
आई लव महादेव, आई लव महाकाल वाले पोस्टर बैनर भी छापे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार तक ये जो प्रोटेस्ट है ये आने वाले वक्त में पहुंच सकता है, कुछ चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है, या फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसे आप कैसी नजर से देखेंगे, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर कोई पोस्टर निकालता है अपनी आस्था की बुनियाद पर जिसमें कोई अनलॉफुल काम या वायलेंस की तरगीब या वायलेंस को इनकरेज नहीं किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही लॉफुल है। अगर कोई लोग, जैसा आपने कहा कि फलां पोस्टर निकाले, बहुत अच्छा है। लोग प्रधानमंत्री की बर्थडे की विशेष पे पोस्टर निकाले, किसी को तकलीफ नहीं हुई। कोई लोग निकालेंगे पोस्टर किसी इंडिया अलायंस के लीडर का कि आई लव यू। भाई लव्स क्या, वर्ड क्या इस्तेमाल, लव इस्तेमाल हो रहा है, हेट तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और समीर साहब, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए, अगर हम मुसलमान हैं इसलिए मुसलमान हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मानो जो ज़मीन आसमान का खालिक है। अगर हम मुसलमान हैं इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमको बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमको प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि तुम मुझे सारी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझे चाहो, ये तो मेरे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो आपको तकलीफ़ क्या हो रही है, और कौन से सेक्शन में बुक कर रहे हैं उनको आप? क्या कोई कह रहा है कि वायलेंस करो? भाई प्रधानमंत्री को अगर लिखेगा आई लव मोदी तो अलाउड है, आई लव कोई दूसरे लीडर का नाम अलाउड है। और जिसके नाम का सदका आप और हम खाते हैं और वो लव लिखेंगे तो तकलीफ क्यों हो रही है? आर्टिकल 25 का ख़त्म हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और बिहार आप पहुंचे हुए हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए।